गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस की यूनिट थर्ड है डिस्कनेक्शन अप्रोच। इस वाले यूनिट्स में हम देखो, एक तो आपके है वन ग्रुप सी एक्स का है और एक है टू ग्रुप सी एक्स का है। इनका डिस्कनेक्शन है वो अपने को इस वाले यूनिट्स में पढ़ना है। और वन ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन और टू ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन है वो आपके यूनिट फोर्थ में। तो इसमें आपको दोनों में सेम ही चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें डिस्कनेक्शन अप्रोच है वो होती क्या है। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच के इसके अलावा भी 3-4 नेम और हैं। तो ये तो एक तो इसका फर्स्ट नेम ही रहेगा डिस्कनेक्शन अप्रोच, डिस्कनेक्शन अप्रोच। दूसरा इसी का जो नाम है वो रहेगा रिट्रोसिंथेटिक, रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। इसी का तीसरा नाम क्या रहेगा, रिट्रोसिंथेसिस का नाम रहेगा इसको रिट्रोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रिट्रोसिंथेसिस भी इसी का नाम है और इसके अलावा सिंथेसिस बैकवर्ड भी इसी का नाम है। देखो एक ही चीज के 5-6 नाम है, सिंथेसिस बैकवर्ड, सिंथेसिस बैकवर्ड, ये भी इसी के नाम है। चारों एक ही चीज के नाम है। इनमें होता क्या है, देखो जनरली जो रिएक्शन होती है ना, नॉर्मली रिएक्शन है, जैसे अपना ए है, ए से बन गया अपना प्रोडक्ट पी। तो ये क्या है, ये क्या है, इसमें ये होता है पी से ए बनाना है। पी को हम बोले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से बाकी रिएक्शन तो क्या होती है, जनरली रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बोल के क्या बोलते हैं, टीएम बोलते हैं। टीएम का मतलब है, इसको बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल को टारगेट करके हमें ये रिएक्शन बनानी है, तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे हम उस रिएक्शन को प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल बोलेंगे, लक्ष्य अणु बोलते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट, उसको यहाँ पे बोला जाता है सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल। आगे समझ में। तो प्रोडक्ट को बोलेंगे टारगेट मॉलिक्यूल, शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपको टीएम, और रिएक्टेंट को यहाँ पे बोला जाता है सिंथेटिक मटेरियल। तो टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, सिंथेटिक मटेरियल बनाते हैं। क्या करके बनाते हैं, या तो इसके अंदर होगी इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग, हम सिर्फ इमेज करेंगे कि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता है, इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग। या फिर होता है यहाँ पे एक प्रोसेस और भी है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफजीआई। एफजीआई की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन से अपोजिट रिएक्शन है, जैसे क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर प्रोडक्ट बनता है, जबकि इसमें प्रोडक्ट से स्टार्ट करके रिएक्टेंट बनाना है। इस वाले जो ये रिएक्शंस है, अप्रोच है, एनालिसिस है, सिंथेसिस वगैरह जो भी है, इनमें हम प्रोडक्ट को बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट को बोले सिंथेटिक मटेरियल। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि सिंथेटिक मटेरियल हो तो हम बोलेंगे जनरली ये एक रिएक्शन है, उसका अपवर्ड है, ठीक है। रिएक्शन जैसे इस डायरेक्शन में होती है, इसका बैकवर्ड रिएक्शन है। या तो इस टारगेट मॉलिक्यूल में इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे, तब बनेगा सिंथेटिक मटेरियल। इसका मतलब है कि इससे मिलके ये बनता है। ये तो सिर्फ हम उल्टा लिख रहे हैं, इसको उल्टा लिखने को ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और हो सकता है हम इस टारगेट मॉलिक्यूल में एफजीआई करवाएं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कराएं, तब भी क्या बनते हैं, सिंथेटिक मटेरियल से वो यहाँ पे बनते हैं। आगे ये समझ में। अब हम लिखते हैं इसकी डिस्कनेक्शन अप्रोच है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसमें लिखेगा दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड वर्क बैकवर्ड टुवर्ड द स्टार्टिंग मटेरियल। इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसको हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से, और ये बैकवर्ड चलती रहती है, किसकी तरफ में, स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ ये चलती है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, तो ये रहेगा, आगे और भी आएंगे इसकी डेफिनेशन। दिस इज द प्रोसेस, वो याद रखना, प्रोडक्ट को हम टारगेट मटेरियल बोलते हैं, रिएक्टेंट को हम बोलते हैं सिंथेटिक मटेरियल बोलते हैं। और 2 टाइप से करवाते हैं, या तो हम प्रोडक्ट में टारगेट मॉलिक्यूल में एफजीआई करवाएंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, या फिर हम करवाते हैं इसके अंदर इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं। दोनों ही रीजन से ये वाला बनते हैं इसमें। दिस इज द प्रोसेस विच
स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है एंड वर्क्स टुवर्ड्स, वर्क्स बैकवर्ड टुवर्ड्स स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है जो कि प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चल करके स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ ये चलती है। ये रहेगी इसमें प्रोसेस। अब इसमें आता है कि डबल लाइन एरो, इसमें जो हम लिखेंगे, अब ये सारे नाम आपको याद होंगे। इसमें एक एरो आता है, उसको हम बोलते हैं रिट्रोसिंथेटिक एरो बोलते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया ये जेड है, इससे बन गया अक्स प्लस में वाई, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये जेड है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोले तो इस वाली डिस्कनेक्शन अप्रोच में प्रोडक्ट को हम टारगेट मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, और ये यहाँ पे है अक्स प्लस वाई, इसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को डिस्कनेक्शन अप्रोच में बोला जाता है सिंथेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब तो ये है कि एक्स प्लस वाई से मिलके जेड बना है। इसको देख के हम लोग ये नहीं बोला कि जेड से ये बने, नहीं, इनसे मिलके ये बना है, हम तो लिख रहे हैं उल्टा इसको। और ये एरो ऐसे नहीं आता इसमें, ये एरो ऐसे आता है, डबल लाइन एरो आता है। उस एरो को यहाँ पे रिट्रोसिंथेटिक एरो के नाम से, रिट्रोसिंथेटिक, इसे हम जानते हैं रिट्रोसिंथेटिक एरो के नाम से इसे हम बोलेंगे। तो टारगेट मॉलिक्यूल ये इससे बनेंगे सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल की बार इसको बुक्स में स्टार्टिंग मटेरियल भी नाम दिया हुआ होता है, एक ही बात है। तो ये इस प्रकार से जो टारगेट मॉलिक्यूल से सिंथेटिक मटेरियल बनाने का जो ये प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो डबल लाइन वाला एरो होता है उसे हम रिट्रोसिंथेटिक एरो बोलते हैं। इसी कारण से इसका नाम पड़ा रिट्रोसिंथेटिक प्रोसेस। और इसमें दो प्रोसेस होंगी जिससे इसमें चेंज होगा। दोनों प्रोसेस आपको बताई गई, अभी बताई थी। हो सकता है इसके अंदर इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग हो, और हो सकता है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन यानी FGI, दोनों में से कोई भी इसके अंदर हो सकता है। एक्चुअल रिएक्शन होगी ना, उसका ये रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ द एक्चुअल रिएक्शन। आप नोट्स लिखे तो नोट आउट करके कि रिवर्स ऑफ द एक्चुअल रिएक्शन होता है इसके अंदर। इसका मतलब होता है कि एक्स प्लस वाई है वो आपस में मिलकर जेड की प्रिपरेशन करते हैं। आगे इतना समझ में। उसके बाद में हम इसके अदर एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल्स में देखो इस प्रकार से है ये आपके, एस्टर है आपके ये इस प्रकार से। सेकेंड एग्जांपल है, ये एक एस्टर है। अब ये एस्टर जिनसे मिलके बना उसको यहाँ लिखेंगे, तो हम इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं इसके। हम मान लीजिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इससे हो सकता है ये बनते हो PH प्लस में, और यहाँ से PH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से हम लिख दिया Cl। तो हम इसको एरो को ऐसे लिखेंगे, ये एक रिट्रोसिंथेटिक एरो है, रिट्रोसिंथेटिक एरो है। इसका मतलब ये है इन दोनों से मिलके ये एस्टर बन रहा है। अभी दोनों है क्या, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक एल्कोहल, एल्कोहल हो गया। अब इसका नाम देखें तो बेंजोइल ऑक्सीक्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, या क्या हो जाएगा यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड। इन दोनों, ये दोनों यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल। इसका मतलब है इस दोनों से बेंजाइलिक अल्कोहल और बेंजोइल क्लोराइड के आपस में मिलने से यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एस्टर से ये बनते हैं, इस एस्टर से कहाँ बन रहे हैं ये, OH और Cl तो इसमें है ही नहीं, इनसे मिलकर ये बनता है। तो ये कैसे बनेगा, तो हम यहाँ पे इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे, फिर इसके अंदर कुछ अटैच करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम ये बोलेंगे इनसे मिलकर ये बन रहा है। अब इससे तो पता ही आपको, मान लीजिए यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, तो ये तो बनना ही है सीधा सा। तो इस एस्टर का फॉर्मेशन उससे होता है। तो ये एस्टर यहाँ पे क्या टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें कुछ इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इससे ये स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट है वो यहाँ पे
बन जाता है। ठीक है, अब ये बोला कि इसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसको इस प्रकार से करवाते हैं। ऐसे एरो आता है, ऐसे एरो आएगा कि इसका मतलब यहां से ये बॉन्ड है डिस्कनेक्ट है वो होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विगली लाइन। ये जो लाइंस बनती है ना यहाँ पे, इसको बोला जाता है विगली लाइन। जिस प्रकार यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, ये टूटेगा यहाँ से, तो इस लाइन को बोलते हैं विगली लाइन। बोन वैसे वैसे तो स्टार्टिंग ऐसे ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे जो ना एस की शेप है ऐसे बनाएंगे, इसको बोला जाता है यहाँ पे विगली लाइन। ये जी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सिलेबस हो यहीं से स्टार्ट होता है, सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथोन क्या होते हैं और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी सिंथोन एंड सिंथोन्स एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और इसमें पढ़ते हैं हम सिंथोन की डेफिनेशन। सबसे पहले सिंथोन इससे बनते हैं, सिंथोन है वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट से ही फॉर्मेशन होता है इनका। तो सिंथोन्स क्या होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। सिंथोन्स में आएगा कि सिंथोन्स आर आइडियलाइज्ड, इसको हम आइडिया लगाते हैं इसका। ठीक है, आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट्स या फिर रिएजेंट बोले, रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब, इसका मतलब ये केटाइंस भी हो सकते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और ये एनाइंस भी हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। विच आर फॉर्म्ड बाय डिस्कनेक्शन। टारगेट मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्शन होने से जो रिएजेंट बन रहे हैं आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल की जगह जो रिएजेंट बनेंगे जो कि केटाइंस भी हो सकते हैं और एनाइंस भी हो सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टिंग फॉर्म, विच आर फॉर्म्ड बाय डिस्कनेक्शन। ठीक है, सिंथोन्स आर आइडियलाइज्ड रिएजेंट विच आर फॉर्म्ड बाय डिस्कनेक्शन, क्या कहलाएंगे, सिंथोन्स कहलाते हैं। केटाइंस भी हो सकते हैं और एनाइंस भी हो सकते हैं। ये किससे मिलके बने होते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट से मिलके बने हुए होते हैं। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल्स में आता है अपना पैरासीटामोल, इस प्रकार से लिखा हुआ है HO और C डबल बॉन्ड O और ये है NH। पैरासीटामोल, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ पे NH है और यहाँ पे है आपके C डबल बॉन्ड O और ये S है। इसको हम बोलते हैं पैरासीटामोल। जो अपने टेबलेट होते हैं ना उसके अंदर यही वाला कॉन्स्टिट्यूंट होता है पैरासीटामोल। तो ये यहाँ पे क्या माना जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल है वो माना जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, CN-एमाइड, डिस्कनेक्शन का जो नाम हो रहा है ना कि डिस्कनेक्शन कहाँ से होगा, अब यहाँ से होता है डिस्कनेक्शन इसके अंदर। तो इसका नाम रखते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का है ना, तो कार्बन बेस नाइट्रोजन। इसका एरो के ऊपर ये लिखने का मतलब है यहाँ से डिस्कनेक्शन होता है, CN-एमाइड, यहाँ से डिस्कनेक्शन होता है। तो इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या रहेंगे, दो होते हैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो, एमीन प्लस में एसिड क्लोराइड, सॉरी एसिड क्लोराइड हो सकता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे OH और यहाँ पे NH2। इसका नाम तो है एमीन, प्लस में हो सकता है ये इस प्रकार से बना हुआ हो C डबल बॉन्ड O ClH, और हो सकता है इस प्रकार से बना हुआ हो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl नहीं लिखी, यहाँ पे हम H भी माने, तो यहाँ पे और यहाँ पे और ये ऐसे लिखना। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड है वो बोल रहे हैं। सॉरी बीच में एक ऑप्शन हो रहे हैं, एसिटिक एन, C डबल बॉन्ड O ये होता है। तो ये तो है यहाँ पे एसिल, प्लस में मानेंगे इसको ऐसे बना के लिखेंगे एसिल क्लोराइड,
और ये आपके है यहाँ पे एनहाइड्रेट। अब ये बोल रहा है कि इसमें जब पैरासीटामोल में CN एमाइड डिस्कनेक्शन होता है तो हो सकता है एमीन और एसिड क्लोराइड बने, ठीक है, हो सकता है ये दोनों बने, इन दोनों में से इससे लेके बनाएंगे तब भी ये बन सकता है, और इन दोनों को लेके बनाएंगे तब भी ये वाला बन सकता है, क्योंकि आपने तो ये ग्रुप चाहिए, ये ग्रुप इसमें भी है, ये ग्रुप इसमें भी है, हो सक और ये वाला तो ग्रुप उसमें, ये वाला तो हमेशा दोनों के साथ में लेना पड़ेगा। तो ये बोला टारगेट मॉलिक्यूल पैरासीटामोल बनाने के लिए हम हो सकता है एमीन और एसिड क्लोराइड यूज करें, एसिल क्लोराइड, हो सकता है हम एमीन और एनहाइड्राइड का यूज यहाँ पे करें। अब देखिए इसके अंदर दो हो गए ये। अब ये क्या कहलाते हैं इसके अंदर, अब इसमें तो ये पता कि ये दोनों लेने हैं, ये दोनों लेने हैं, तो ये तो हमें इस रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस से ही पता चलेगा कि ये दोनों लेंगे या ये दोनों लेंगे। अब इसका रिजल्ट देखो कैसे निकालेंगे हम, कि इन दोनों में से कौन सा लेना है अपने को। अभी जो बने ना प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये दो एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड और ये मीन बना है, फिर इसको पैरामिनोफिनोल है एक प्रकार से, तो ये क्या है यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, सिंथोन नहीं है। सिंथोन में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने चाहिए ना, इसमें तो कहीं पे भी नहीं थे पॉजिटिव नेगेटिव, तो न्यूट्रल थे, तो यहाँ पे जो तीनों बने थे ना वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे, उनसे बनते हैं। अब देखिए इसमें ये बोला है कि जो पैरासीटामोल बनता है वो जो रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस किया हमने, उससे अपने को ये पता चला कि यहाँ पे जो पैरासीटामोल आपने लिया है वो पैरासीटामोल किससे बन रहा है, ये बोल रहा है कि पैरासीटामोल जो यहाँ पे हमने लिया है वो बन रहा है, वही लिख देंगे CN एमाइड वाला, यहाँ पे डिस्कनेक्शन होगा, वो बन रहा है पैरा एमिनोफिनोल, तो ये तो हो जाएगा पैरा एमिनोफिनोल, ठीक है, पैरा एमिनोफिनोल। साथ में हमने मानेंगे यहाँ पे कि हमने लिया है एसिटिक एनहाइड्रेट, ये लिया एसिटिक एनहाइड्रेट, ये यहाँ पे हमने लिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या है सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस से ये क्लियर हुआ कि पैरा एमिनोफिनोल के साथ में दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो एसिल क्लोराइड नहीं होकर ये लिया है। क्यों लिया है, तो ये बोला कि इस प्रकार से बनता है एसिल, इसमें जो ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें। अब जो बच गया ना ये, इसकी रिएक्शन यदि हम करवाते हैं HCl के साथ में, तो यहाँ से बनता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके पास में क्या आएगा H पॉजिटिव, तो आसानी से इजीली ये एसिटिक एसिड की फॉर्म में क्या बनाता है बाई प्रोडक्ट, एसिटिक एसिड बन गया। और एसिटिक एसिड एक बहुत अच्छा बाई प्रोडक्ट होता है जिसका यूज हम आगे कोई भी रिएक्शन में कर सकते हैं। इसलिए रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस से ये क्लियर हुआ कि पैरासीटामोल है वो पैरा एमिनोफिनोल और एसिटिक एनहाइड्राइड से बनता है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड से जब हम ये बनाने के लिए जो सिंथोन काम में लेंगे उसे अलग करने के बाद में जो बच गया वो HCl के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बाई प्रोडक्ट है वो माना जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया ये वाला ग्रुप, यहां से क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा H पॉजिटिव, ठीक है, या फिर इसको HCl काम नहीं लिया तो इससे भी कर सकते हैं, ये H पॉजिटिव इसके पास चला गया तब भी एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पे ये बना है, इस साइड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस साइड में बन गया NH नेगेटिव। अब ये और ये दोनों ये आपस में जुड़ेंगे, इसका नाइट्रोजन नेगेटिव इसके कार्बन पॉजिटिव जुड़ेगा तभी तो आपस में ये बनेगा पैरासीटामोल बनेगा, जो कि टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में यूज लिया। तो ये दोनों क्या है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आगे जो कि इन दोनों से मिलके बने हुए हैं, इनको हम यहाँ पे बोलेंगे सिंथोन्स। तो इस रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के सिंथोन क्या है, एक तो ये है और एक ये वाला है। तो हमने बोला था मैंने ये सिंथोन्स वो होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, केटाइन्स या एनाइन्स होते हैं, और ये बनते किससे हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट से इनका फॉर्मेशन है वो होता है। आगे समझ में, तो इस वाले रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या पैरासीटामोल के जो सिंथोन्स हैं वो ये वाले होंगे। अब इसका सिंथोन ये रहेगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये रहेगा, इसका सिंथोन ये है और इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये वाला है। आगे समझ में। अब कुछ अलग कंपाउंड्स हैं जिनके अपने को पढ़ने हैं, जो सिंथोन्स हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, टेबल बनेगी ऑब्जेक्टिव टाइप में, कई बार ये टेबल है वही पूछ लेते हैं।
टेबल में देखिए सिंथोन, या फिर इसके अलावा अपन एक और पढ़ लेंगे इसके एग्जाम्पल्स में। या फिर अपन सीधे इसकी टेबल ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे सिंथोन। इस साइड हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंथेटिक ठीक है। ये टेबल बनेगी। तो सबसे पहले सिंथोन हमने ले लिया आर पॉजिटिव, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है आर की जगह, तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो आर बी आर, आर आई, आर यहाँ पे एल्किल है ना कि एरे, तो यहाँ पे आर का मतलब आपको समझना है कि यार यहाँ पे क्या है, आर एक एल्किल। तो इसके पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं, देखो ये वाला कंपाउंड से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, आर पॉजिटिव बनता है, आर आई जिस चीज से मिलके ये बन जाए, जिसमें बॉन्ड ब्रेक होने से ये बन जाए, वो इसके क्या होंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगी। या फिर हम इसको बोलेंगे आर ओ टी एस, टी एस का मतलब टोसाइलेट होता है, इसके अंदर एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गए, और ये इसका क्या हो गया, सिंथोन हो गया। अब देखिए सेकंड में सिंथोन आपका लिया इसने आर सी आर, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ है, सॉरी सिंगल बॉन्ड वाला ये। अब इसके किससे मिलके बन रहा है, तो हम बोलेंगे ये इससे मिलके बन रहा है। ऐसे तो था ना, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी H पॉजिटिव बेस आया, वो बेस इसके ऊपर जुड़ गया, और ये तो OH बन गया, सॉरी इसके प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन आगे इसके ऊपर जुड़ जाएगा, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये सिंथोन है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट रहेगा ये वाला। इसके अलावा एक और देखें आर ओ एच, वहां पे आपको लिखना है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो भी कार्बन उसके पॉजिटिव चार्ज किससे बनाएगी, तो हम लिखेंगे ये बना है इस प्रकार से, डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला 5 हो गए OH, ये वाला है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप मान लें CH2 था, उसके बाद में ये बॉन्ड है इस प्रकार से, यहाँ पे ब्रेक हो गया ये वाला, इसमें ये बन जाएगा कार्बन के ऊपर क्या है, 4 फंक्शनल ग्रुप है इसमें मान लीजिए, सॉरी एक और इसमें आगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड ओ, और ऐसे है, ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी माने हम कि मान लीजिए ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला बॉन्ड इसने यहाँ पे ब्रेक करवा रखा है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आए तो लास्ट वाले पे आएगा, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे इस हिसाब से गलत हो जाएगा ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए तो इस वाले कार्बन पे आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये रहेगा, ये सिंथोन है, ये इसका क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। इसके अलावा हम एक और देखते हैं, इसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन पे है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका जो सिंथोन है नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका जो इलेक्ट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है, फिर ऑक्सीजन नहीं माने, सिर्फ यहाँ वाले कार्बन के ऊपर CH2 मान ले, और ये नेगेटिव चार्ज, ये इस प्रकार से बन सकता है C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि CH3 ऐसे ना, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए इसकी फॉर्म में, तो ये बनेगा। इस सिंथोन का नेगेटिव चार्ज है सिंथोन, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट रहेगा ये वाला। एक इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट और भी तो है आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R, ऐसे वाला, इसको भी हम इसी के सिंथेटिक, सॉरी यहाँ पे CH2 मानेंगे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यदि ऐसे ब्रेक हो जाए इसमें, तो ये वाला भी क्या बनेगा, यही फॉर्म बनेगी, तो ये दोनों इसके क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो माने जाएंगे। आगे समझ में, ये थे आपके कुछ सिंथोन और उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट। उसके बाद में हम 3-4 वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो जो भी हम 3-4 वर्ड्स पढ़े, टारगेट मॉलिक्यूल, सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, उन सब की छोटी छोटी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें डेफिनेशन, सम टर्म्स की जो सिंथेसिस में यूज करेंगे। फर्स्ट है इसमें टारगेट मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में टी, ठीक है। द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड, जिसका सिंथेसिस होता है, द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड, द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड का मतलब है
कि जिसका फॉर्मेशन होता है, जो सिंथेसिस होता है, आप बोलोगे रेट्रोसिंथेटिक एरो के जो इस साइड में लिखा होता है उसका हमेशा सिंथेसिस सेंसलेशन होता है, तो वही मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या कहलाता है, टारगेट मॉलिक्यूल कहलाता है। दूसरा आता है इसमें डिस्कनेक्शन, ये नाम हम बार बार में यूज करते हैं। और डिस्कनेक्शन की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता भी दी है। डिस्कनेक्शन क्या होता है, डिस्कनेक्शन इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग टू द रिवर्स ऑफ ए रियल रिएक्शन। तो ये क्या होता है, द इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग टू द रिवर्स ऑफ रियल रिएक्शन। एक रियल रिएक्शन के रिवर्स होने वाली रिएक्शन जिसमें हम सिर्फ मानते हैं यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, वो क्या कहलाती है, डिस्कनेक्शन कहलाती है। ठीक है। तीसरा इसमें आता है FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो ये प्रोसेस है इंटर कन्वर्टिंग की वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर ड्यूरिंग रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ठीक है। तो इसमें होता है द प्रोसेस, रिट्रोसिंथेटिक प्रोसेस जो होती है उसमें दो होती है, तो डिस्कनेक्शन होगा, इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, या फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगा, जिसमें होगा द प्रोसेस in which interconversion of one functional group to another। एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, इंटरकन्वर्जन होता है। ठीक है। द प्रोसेस इन विच इंटरकन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर ड्यूरिंग, कब होता है, तो रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के दौरान, ड्यूरिंग रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ठीक है। ये हो गया इसमें तीन हो गए इसमें डेफिनेशन। फोर्थ रहेगी इसके अंदर रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस की बोल रहा है ये, जैसे इसमें नाम आ गया रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। तो ये रिट्रोसिंथेटिक पहले भी पढ़ लिया हमने ये। तो रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस जो है उसकी डेफिनेशन पढ़े तो वो रह जाएगी प्रोसेस जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई टारगेट मॉलिक्यूल से, या फिर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होगा जिससे स्टार्टिंग मटेरियल अपने को अवेलेबल होता है। तो इसमें हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग या फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन FGI, इन दोनों में से कुछ भी हो, जिससे क्या होता है, इसमें टारगेट मॉलिक्यूल टू स्टार्टिंग मटेरियल, जिससे वह प्रोसेस जिसमें टारगेट मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेकिंग या फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होने से अपने को स्टार्टिंग मटेरियल है वो ऑब्टेन या प्राप्त हो जाता है, तो वो कहलाती है, यहाँ पे रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है वो कहलाती है। उसके बाद में 2-3 वर्ड्स की डेफिनेशन हो रहे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले हो गए। एक है इसमें रिट्रोसिंथेटिक एरो, जो मैं अभी पढ़ गया डबल लाइन वाला एरो। नेक्स्ट इसमें रहेगा रिट्रो सिंथेटिक एरो। ठीक है, ये डबल आर डबल। ठीक है, एरो इसका मतलब क्या होता है, ये डबल लाइन वाला एरो होता है जो कि इंडिकेट ये करने के लिए यूज होता है, यूज टू इंडिकेट द रिवर्स ऑफ ए सिंथेटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आएगा ए डबल लाइन एरो, ऐसे यूज होते हैं, टू बी यूज्ड, या फिर ए डबल लाइन एरो यूज्ड टू indicate the reverse of synthesis, reverse of synthesis की जो रिएक्शन होती है उससे रिवर्स रिएक्शन को इंडिकेट, जहां भी रिट्रोसिंथेटिक एरो लगा हुआ हो उसका मतलब ये जो हो रहा है वो एक्चुअल में जो रिएक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर जो इसका सिंथेसिस होना चाहिए उससे अपोजिट डायरेक्शन में डबल लाइन वाला एरो वो
लगा होता है। एक होता है सिंथोन और एक होता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो सिंथोन की डेफिनेशन अभी हम लिख के आए हैं, वही केटाइंस और एनाइंस एंड फ्रेगमेंट ऑफ आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट या आइडियलाइज्ड रिएजेंट केटाइंस और एनाइंस जो कि इसमें बनते हैं डिस्कनेक्शन होने के दौरान, जो कि तो बनते, तो एक एन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिस्कनेक्शन, इसमें हम लिखेंगे एन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट। इसका मतलब ये केटाइंस भी हो सकते हैं और इसका मतलब ये एनाइंस भी हो सकते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम कब बनते हैं ये डिस्कनेक्शन के द्वारा, रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्कनेक्शन, जो कि डिस्कनेक्शन से बनते हैं। लास्ट इसमें है आपकी सिंथेटिक एनालिटिक्स जो है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सॉरी, ठीक है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट रियल केमिकल कंपाउंड्स रिएजेंट कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ ए सिंथोन। जो इसका फंक्शन होता है सिंथोन इसी के अंदर होता है, इसमें से कुछ पार्ट्स अलग होने से क्या बनता है, सिंथोन से वो यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे बनता है ए रियल केमिकल कंपाउंड, रियल केमिकल कंपाउंड्स या फ्रेगमेंट विच फंक्शन ऑफ ए सिंथोन, यानी जो सिंथोन के फंक्शन होता है ना वो इसी के द्वारा होते हैं। सिंथेटिक इक्विवेलेंट में भी वही फंक्शन है, कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ सिंथेन, विच कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ सिंथेस। तो एक रियल केमिकल कंपाउंड्स जो कि सिंथोन के जितने भी फंक्शन होते हैं, सिंथोन के फंक्शन को ये भी कैरी आउट करता है, इसमें भी पाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे कहलाता है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे हम, गाइडलाइन होंगी किस प्रकार से हमें डिस्कनेक्शन करवाना है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।